फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री का और बड़ा ही कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, इसलिए टॉपिक बिल्कुल मिस मत करिएगा। मनसब जो कि फारसी भाषा है, जिसका अर्थ होता है पद। यह व्यवस्था अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष यानी कि 1575 ईस्वी में उसने प्रारंभ किया था। बाबर के समय प्रशासनिक अधिकारियों को वजहदार कहा जाता था, जबकि अकबर के समय इसे मनसबदार कहा जाने लगा। और यह व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, अकबर ने मंगोलों की दशमलव पद्धति से ही उसने वहीं से प्रेरणा ली थी। हालांकि अकबर ने सिर्फ वहाँ से प्रेरणा ली थी, लेकिन उसने उसे जो है अपनी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर उसने इसे एक मौलिक आकार देने का प्रयास किया था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी, यह प्रशासनिक, सिविल तथा सेना तीनों पदों का यह एकीकरण था। सिविल अधिकारी, सेना तथा प्रशासनिक अधिकारियों का यह एकीकरण था। और साथ ही साथ मनसब हमेशा आप देखेंगे तो मनसबदारी जो थी यह हमेशा 2 अंकों में व्यक्त की जाती थी। मनसबदारी व्यवस्था 2 अंकों में व्यक्त की जाती थी। प्रथम अंक जो होता था उसे जात रैंक कहते थे और द्वितीय अंक जो होता था उसे सवार रैंक कहते थे। अब हम सवाल ये उठता है कि जात रैंक क्या है और सवार रैंक क्या है। तो जात रैंक से तात्पर्य यह है कि जात रैंक अधिकारियों की श्रेणी तथा संबंधित अधिकारियों में उसका स्थान और उसके वेतन को निर्धारित करता था, जबकि सवार पद यह निर्धारित करता था कि संबंधित अधिकारी के पास कितनी सेना है या कितने जो है घुड़सवार है। यह सवार पद से शो होता था। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। मनसबदारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, जिसमें आप देखेंगे तो जो प्रथम श्रेणी होती थी, प्रथम मनसबदारों की अगर आप प्रथम श्रेणी की बात करेंगे तो प्रथम श्रेणी में सवार रैंक जात रैंक के बराबर होता था। 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 दूसरा देखेंगे तो सवार रैंक जात रैंक के आधे से अधिक होता था। वहीं तीसरा देखेंगे तो सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम होता था। आधे से कम होता था। अब आप उदाहरण के रूप में इसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक तरफ जात मान लें और दूसरी तरफ सवार मान लें, ठीक, अगर हम एक तरफ जात मान लें और दूसरी तरफ सवार मान लें, तो आपने पहला देखा कि सवार रैंक जात रैंक के बराबर होता था। अगर हम जात रैंक को 5000 मान लेंगे तो सवार रैंक भी 5000 ही होगा। दूसरी श्रेणी मनसबदारों की जो दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी में कहा गया है कि सवार रैंक जात रैंक के आधे से अधिक होगा। सवार रैंक जात रैंक के आधे से अधिक होगा। अगर हम जात रैंक को 4000 मान लें तो इसका मतलब ये है कि सवार रैंक लगभग 3000 हो जाएगा। आधे से अधिक यानी कि 2000 से अधिक होगा। वहीं अगर हम तीसरी श्रेणी की बात करें तो सवार रैंक जो है यह जात रैंक के आधे से अधिक होगा। इसका मतलब ये आधे से कम होगा। सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम सवार रैंक को
अगर हम 3000 मान लेते हैं, जात रैंक को अगर हम 3000 मान लेते हैं तो सवार रैंक जो होगा वह आधे से कम है। इसका मतलब ये है कि 1000 के आसपास जो है ये आपका यह सवार रैंक हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप आगे देखेंगे तो किसी भी स्थिति में सवार रैंक जो था वह जात रैंक से अधिक नहीं होता था। किसी भी स्थिति में सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं होता था। और अब देखेंगे तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 66 मनसबदारी का उन्होंने उल्लेख किया है, जबकि व्यवहार में 33 मनसबदारी ही व्यवस्था में थी, जबकि व्यवहार में 33 मनसबदारी का ही प्रयोग किया जाता था। और मनसबदारों की श्रेणियों में अगर आप देखेंगे तो 10 से लेकर के 10,000 तक की श्रेणियां थी। मनसबदारी में 10 से लेकर के 10,000 तक श्रेणियां थी, जिसमें 5,000 से ऊपर की जो श्रेणी होती थी वह राज परिवारों के लिए सुरक्षित रखा जाता था या राज परिवारों को ही दिया जाता था। अपवाद के रूप में आप देखेंगे तो मान सिंह और मिर्जा अजीज खोका इसके अपवाद थे। वहीं मुगल राजकुमारों को भी कभी कभी ऊंचा ओहदा दिया जाता था। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह का जो जात रैंक था वह 40,000 से बढ़ा करके 60,000 से बढ़ा करके उसे उन्होंने 60,000 कर दिया था। अब हम बात करेंगे कि जात रैंक के आधार पर भी मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। जैसे मनसबदारों की 3 श्रेणियां हैं, वैसे जात रैंक के आधार पर भी मनसबदारों की 3 श्रेणियां हैं। अब अगर आप पहली श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में आप देखेंगे तो प्रथम श्रेणी में 10 जात रैंक से 500 10 जात रैंक से 500 जात रैंक जिसका होता था उसको कहा जाता था मनसबदार। उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहते थे उसको। 10 जात रैंक से लेकर के 500 जात रैंक जिस अधिकारी का होता था उसे क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे। और 500 से अधिक जात रैंक जिस अधिकारी का होता था, 500 से 2500 तक जात रैंक जिस अधिकारी का होता था उसे अमीर कहा जाता था। और 2500 से अधिक जिसका जात रैंक होता था उसे अमीर उल उम्दा कहा जाता था। उसे अमीर उल उम्दा कहा जाता था। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आमतौर पर जो है आमतौर पर जो सवार रैंक होता था वह 2 घोड़े रख सकता था। आमतौर पर सवार रैंक जो होता था, मतलब एक सवार रैंक वह 2 घोड़े रख सकता था, जिसे दहबिस्ती प्रणाली कहा जाता था। मतलब एक सवार 2 घोड़े रख सकता था, इसको क्या कहते थे? दहबिस्ती प्रणाली कहते थे। दहबिस्ती, इस प्रणाली को दहबिस्ती प्रणाली कहते थे। ये 10:20। इसका मतलब ये है कि 10 सवार पर 20 घोड़े दिए जाते थे, यानी कि एक सवार 2 घोड़ा रख सकता था। इसे कहते थे दहबिस्ती। कभी कभी क्या होता था कि एक सवार एक ही घोड़े रख सकता था। एक सवार अगर एक घोड़े रखता था तो उसे कहा जाता था नीम। उसे कहा जाता था आधा सवार अथवा नीम सवार। उसे कहा जाता था आधा सवार अथवा नीम सवार। आधा सवार अथवा नीम सवार, उसे क्या कहा जाता था? आधा सवार अथवा नीम सवार कहा जाता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो जो मनसबदार होते थे, मनसबदारों को मीर बख्शी जो है वह मनसबदारों की जो कैंडिडेट होते थे मनसबदार, उनको मीर बख्शी बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करता था और बादशाह ही मनसबदारों को पद वितरित करता था या मनसबदारी देता था। लेकिन इस परंपरा में जो है खानजादों को खास है, खानजादों को जो है वरीयता दी जाती थी खानजादों को। और साथ ही साथ इसमें जो है प्रमोशन करने का पूरा जो है चांस होता था। यानी कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप आसानी से जो है निम्न स्तर से भी ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रमोशन और डिमोशन दोनों के चांस होते थे और यह पद वंशानुगत नहीं था। अगर आप देखेंगे तो उस समय मुगल काल में मुगल मनसबदारी का इतना प्रभाव था कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से यह रिक्वेस्ट किया था कि वह बीजापुर के अमीरों को मुगल मनसबदारी में शामिल ना करें। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।